गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अकाउंटिंग तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। सारे टॉपिक हमने क्लियर कर दिया। सारी टॉपिकों के वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पर। अब आपका जो दूसरा टॉपिक बचा अकाउंटिंग का पार्ट बी जिसको कहेंगे, वो है ऑडिटिंग और इनकम टैक्स। ऑडिटिंग और इनकम टैक्स नहीं, अभी क्लास ले रहे हैं। अभी हम क्लास ले रहे हैं। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के सिलेबस में बहुत छोटा सिलेबस है। इनकम टैक्स के सिलेबस में सबसे पहले हम इनकम टैक्स ही पढ़ाएंगे। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पार्ट बी। पार्ट बी में हमें पढ़ना है, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम टैक्स का पार्ट बी क्या, मतलब दूसरा चैप्टर कह रहा हूं, इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर उसके बाद आपका प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस, और तीसरा है फॉर्म फॉर्म टू बी फिल्ड with income tax department, with income tax department। तो पहले हमें इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस और फॉर्म टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इतने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। इनकम फ्रॉम सैलरी, लगभग सभी ने बीकॉम की क्लास में इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर तो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, जो कोई एमकॉम वगैरह कर रहा होगा वो भी पढ़ा होगा। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, सैलरी क्या होती है। सैलरी, तो सैलरी के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि पॉइंट पॉइंट ही एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, एनी रेम्युनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय। कोई भी रेम्युनरेशन जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विस इज कॉल्ड सैलरी। मतलब उसके द्वारा की गई सेवाओं के बदले में कोई भी रेम्युनरेशन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैलरी। और सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू, इट इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दोज बेनिफिट एंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो बेनिफिट और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को, उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी सैलरी में इंक्लूड होगी। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या भाई, सैलरी में क्या क्या आते हैं। तो सैलरी में आता है आपका, सैलरी क्या क्या इंक्लूड करता है। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। फिर उसके बाद उसमें प्लस करिए अलाउंसेस, फिर प्लस कीजिए परक्यूजिट्स,
फिर उसके बाद प्लस कीजिए प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। जब इन सबको जोड़ देंगे तो जो वैल्यू बन के आएगी उसको हम कहेंगे ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी में लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। याद रखना इस चीज को, नई चीज आई है डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। तो डिडक्शन में क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्लस एंटरटेनमेंट अलाउंस। आगे बताएंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में कि इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जो वैल्यू आएगी इनको लेस करने के बाद वो कहलाएगी टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, अब सैलरी हो गया। सैलरी के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट अलाउंसेस। तो सबसे पहले अगली हेडिंग डालिए अलाउंसेस। अलाउंसेस तीन टाइप के होते हैं। पहला फुली टैक्सेबल, जिसमें इफ एंड बट नहीं है, मतलब पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट। और तीसरा फुली एग्जेम्प्ट। तो सबसे पहले फुली टैक्सेबल में आ जाओ। फुली टैक्सेबल में कौन कौन से अलाउंसेस है पहले हम उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पार्टली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल में सबसे पहला आता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता या डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे। मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नौकर भत्ता। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, अलाउंस, हिल अलाउंस, वार्डन अलाउंस या प्रॉक्टर अलाउंस, डिप्यूटेशन अलाउंस, जब आपको डिप्यूट कर दिया जाता है यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया जाता है, डेप्यूटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट में। हाउस रेंट अलाउंस, यहां लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसके बगल में इंपॉर्टेंट। एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसके बगल में भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस में सबसे पहला ट्रैवलिंग अलाउंस,
दूसरा डेली अलाउंस, तीसरा कन्वेंस अलाउंस, फॉर ड्यूटी, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ठीक है। उसके बाद भी कुछ अलाउंस है, अगर आप लिखना चाहें लिख लें, लेकिन इनका कोई मतलब पूछा नहीं एग्जाम में। जैसे स्पेशल हिल कंपेंसेटरी अलाउंस, हाई, हाँ सर नमस्ते। जी सर। जी सर। अच्छा, मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंच गई है सर। जी जी जी। पहली बार इसने कॉल किया। यूनिफॉर्म अलाउंस, बॉर्डर एरिया अलाउंस, स्पेशल कंपेंसेटरी ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एरिया, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, देखो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ठीक है। अब आ जाइए फुली एग्जेम्प्ट में। फुली एग्जेम्प्ट में फॉरेन अलाउंस, फिर लिखिए संप्यूटरी अलाउंस, संप्यूटरी अलाउंस, अलाउंस टू HC हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर अलाउंस फ्रॉम UNO, UNO, ठीक है। सर इतने अलाउंस में से हमें कौन से अलाउंस याद रखने हैं? हाउस रेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पूछता है एग्जाम में, ये आपको याद रखने हैं। ये तो याद रखने कौन कौन से फुली टैक्सेबल हैं और कौन कौन से फुली एग्जेम्प्ट हैं, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल है, मेडिकल परक्यूजिट की बात नहीं कर रहा, मेडिकल फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस फुली टैक्सेबल, हिल अलाउंस फुली टैक्सेबल, वार्डन, डिपुटेशन, ओवरटाइम, दीज आर द फुली टैक्सेबल अलाउंस, ठीक है। अब जो पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट हैं उनके क्या रूल्स हैं वो हमें याद करने हैं, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस वगैरह के बारे में एग्जाम में पूछा है। चलिए आइए, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद कर सकते हैं 10(13)A। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या है भाई? पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40%, 50% ऑफ सैलरी। अपने समझने के लिए एरो बना के लिख दीजिए। 50% कौन से शहर के लिए? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। कलकत्ता या कोलकाता कर लीजिए, के कर लीजिए। और 40% किन के लिए? अदर सिटीज। अदर मतलब कोई भी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी, सब में 40% चलेगा। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के लिए 50%। नोट लिखिए। सैलरी बराबर, सैलरी क्या लेंगे? बेसिक पे प्लस डीए फॉर आरबी। आरबी का मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑन सेल्स, या जिस पे भी हो एम्प्लॉय को मिलता हो। देखिए आरबी का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये पाते हैं 10,000 रुपए सैलरी और 5,000 रुपए डीए। वाई हैं, ये पाते हैं 10,000 रुपए सैलरी और 5,000 रुपए डीए। रिटायर होते हैं तो इनको सैलरी का 50% 5,000 रुपए पेंशन हर महीने मिलता है। ये रिटायर होते हैं तो इनको सैलरी का 50% यानी 7,500 रुपए हर महीने पेंशन मिलता है। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी में ये 5,000 रुपए जो डीए है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जा रहा है, और ये जो डीए है ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में डियरनेस पे दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होगा, और नहीं दिया है, सिर्फ डीए दिया हुआ है, तो उसके बगल में ब्रैकेट में स्पेसिफाइड कर दिया होगा कि इंक्लूडिंग फॉर कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। सॉरी। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया रहेगा तो लिया रहेगा डीए इफ पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो लास्ट में बताएंगे जब डिडक्शन बताने लगेंगे तो। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस। अब ट्रेवलिंग अलाउंस में जैसे मान के चलिए कि आपको मिला है 2,000 रुपए, लेकिन आपने खर्च किया 1,500 रुपए, तो 500 रुपए जो बचा वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और 1,500 क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। जितना एक्चुअल आप स्पेंड करेंगे
वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल। डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, इन सब के साथ यही होगा। जितना आप खर्च कर देंगे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जो बच जाएगा वो टैक्सेबल। अब बाकी अदर पे आ जाते हैं। तो बाकी अदर पे सबसे पहले मेरे से पीजीटी में भी पूछा गया था, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। समय बदल गया, फीस बदल गई, अलाउंस की अमाउंट नहीं बदली। एट द रेट 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट, ठीक है, पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट, मैक्सिमम फॉर 2। मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए? 2 बच्चों के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल कर लीजिए, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। यहाँ पे एट द रेट 100 की जगह पे 300 कर लीजिए, बाकी पूरी सेम यही लाइन लिख लीजिए। 100 की जगह पे 300 कर लीजिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आप लोग जब बीकॉम में थे तो आप लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में कि ड्यूटी से घर तक और घर से ड्यूटी तक जाने के लिए आपको अलाउंस मिलता है, जैसे टाटा देता था, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो देता है। अब उसमें क्या था कि पहले 2019-20 से पहले 1600 रुपए फॉर अदर, अगर 1600 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट होता था, 1600 रुपए से ज्यादा पर मंथ टैक्सेबल होता था, ठीक है। और 3200 रुपए फॉर हैंडीकैप्ड के लिए था। तो अब ओमिटेड कर दिया गया, हटा लिया गया। कब से हटा लिया गया? विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2019-20 से 1600 को हटा लिया। अब क्या कर दिया है? इफ द एम्प्लॉय इज ब्लाइंड, डेफ, डम और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड with disability of lower extremities, the transport allowance shall be exempt up to rupees 3200 रुपए पर मंथ फॉर ब्लाइंड, या फॉर सीधे सीधे ब्लाइंड, ब्लाइंड हटाओ, हैंडीकैप्ड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस में लिख लो, मतलब जो अंडरग्राउंड माइंस वगैरह में जो ड्यूटी करते हैं या जो जॉब करते हैं उनको मिलता है अंडरग्राउंड अलाउंस। 800 रुपए पर मंथ तक एग्जेम्प्ट है, अगर उसके ऊपर मिलता है तो टैक्सेबल। जितना ऊपर रहेगा उतना टैक्सेबल। जैसे 1000 रुपए मिलता है तो 800 रुपए एग्जेम्प्ट कर दो, 200 रुपए पर मंथ यानी 2400 रुपए एक साल का टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके अलाउंसेस। अब हेडिंग डालिए परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स मतलब भत्ते, जिसके आपको मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। अलाउंसेस क्या होता है? मनी में पेड होते हैं। और परक्यूजिट्स क्या होते हैं? आपको काइंड या बेनिफिट या फैसिलिटी के तौर पे किए जाते हैं, तो इसलिए उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाएगी। तो परक्यूजिट में भी 2-3 केसेस हैं। पहला केस तो ये है, परक्यूजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, मतलब किसी भी केस में परक्यूजिट टैक्सेबल होगा। और कुछ परक्यूजिट ऐसे होंगे, परक्यूजिट टैक्सेबल इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। और एक है लास्ट में टैक्स फ्री परक्यूजिट। तो टैक्स फ्री परक्यूजिट में क्या क्या है, फिर बाकी परक्यूजिट में क्या क्या है, तो वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो टैक्सेबल परक्यूजिट है या परक्यूजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट परक्यूजिट्स हैं, सबसे पहले उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आ जाइए आप लोग, मेडिकल बेनिफिट, मेडिकल फैसिलिटी। अगर आप एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड की गई मेडिकल फैसिलिटी को यूज करते हैं तो विद इन इंडिया
या आप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी यूज करते हैं और उसका पेमेंट कौन करता है? आपका एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। विद इन इंडिया में कुछ केसेस हैं। पहला, एम्प्लॉयर हॉस्पिटल। एम्प्लॉयर हॉस्पिटल, जैसे सहारा के एम्प्लॉय सहारा के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, तो जो भी खर्चा एम्प्लॉयर पे करेगा अपने एम्प्लॉय के लिए, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। दूसरा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अगर आप इलाज कराते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, केजीएमयू, पीजीआई, राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एम्स, इन सब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हैं, और आपके ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा, आपके फैमिली मेंबर्स के ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बशर्ते वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराया गया हो। तीसरा, प्रेस्क्राइब्ड डिजीज। प्रेस्क्राइब्ड डिजीज, कोई ऐसी बीमारी जो कि चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर के द्वारा उसके कंडीशन को फुलफिल कर रही हो, उसके लिए इलाज कराए हैं, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या किसी ऐसे हॉस्पिटल में, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट, किसी भी हॉस्पिटल में किसी प्रेस्क्राइब डिजीज का आपने ट्रीटमेंट कराया, वो हॉस्पिटल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है, तो आपका जो ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर पे करता है, तो वो आपके लिए एग्जेम्प्ट। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है एम्प्लॉयर, एग्जेम्प्ट। किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में, अगर आप कोई होम या किसी प्राइवेट नर्सिंग क्लिनिक में कोई ट्रीटमेंट कराते हैं, तो एग्जेम्प्ट होता था अप टू 15,000 रुपए पर मंथ, सॉरी 15,000 रुपए तक, वो भी विद इफेक्ट फ्रॉम 2019-20 से ओमिट कर लिया गया, यानी हटा दिया गया। फिर उसके बाद आ जाओ ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, अगर आप कोई ट्रीटमेंट, इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इसको हटा देता हूं। अगर आपने कोई ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया कराया है और या कराने के लिए सोच रहे हैं, तो एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, और आपका एम्प्लॉयर पूरा खर्चा उठा रहा है ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ हिज फैमिली मेंबर इज फुली एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट, एक्सटेंट अप्रूव्ड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा अगर वो अप्रूव्ड है तो। दूसरा पॉइंट लिखिए, एक्सपेंस ऑन ट्रैवल एंड स्टे exempt fulfill फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो निम्न कंडीशन को फुलफिल करता है तो। कंडीशन क्या है? कंडीशन पहला लिखिए, ए परमिटेड बाय किसके द्वारा? आरबीआई। और दूसरा, ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड
2 लाख रुपीज। ठीक है, ये है अगर आप आउटसाइड इलाज करवाते हैं तो। फिर उसके बाद नेक्स्ट सॉरी, नेक्स्ट लिखिए, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट फुली टैक्सेबल। गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर fully taxable for specified employee. Fully taxable for specified employee. Interest free or concessional loan taxable. Telephone exempt. Use of movable asset taxable. Transfer of movable assets taxable. Car, partly taxable, partly exempt. Car, partly taxable, partly exempt. Transport facility, transport facility taxable for specified employee and exempt for non-specified employee. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हेडिंग डाल लीजिए रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन। चलिए, थैंक यू क्लास।